बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज सबसे पहले कोरोना के हवाले से हम जिक्र करना चाहेंगे। पूरे पाकिस्तान में तो शरह बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन शहर कायद में खुसूसन जो हुकूमती आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो शरह है वो 30%, जबकि जो डॉक्टर्स हैं और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि शरह इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी कि 40% तक उनकी जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शरह पहुँच चुकी है और इससे मज़ीद इजाफे का भी खदशा अगर एहतियात ना की जाए। शामी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा भी कोरोना का शिकार हो गई हैं, उन्होंने घर पर क्वारंटीन कर लिया है। अल्लाह ताला उनको शफा दे। आमीन। जो आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम चली है, बिल्कुल, उसमें तो आप देखिए पता नहीं कौन कौन इस वायरस का शिकार हुआ होगा। बिल्कुल, तो मुजफ्फराबाद में उन्हीं दिनों में ग्राफ ऊपर जाता दिखाई दे रहा था, बहुत ऊपर था। तो अल्लाह ताला मरियम को जल्द से एहतियाब करे और ताकि वो अपनी सरगर्मियाँ जारी कर सकें दोबारा। बिल्कुल, और जो क्लोज कांटेक्ट में रहे उनके तमाम जो लीगी रहनुमा थे, जितने भी उम्मीदवार थे जो इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ साथ रहे, उन सबको भी क्वारंटीन कर लेना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो यही कहती हैं, वो अपना टेस्ट करवा लें। बिल्कुल। बहरहाल सिंध में खुसूसन कराची की सूरत हाल जानते हैं डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या सूरत हाल आप देख रही हैं सिंध के अस्पतालों में, खुसूसन कराची के अस्पतालों की बात करें तो सूरत हाल कैसी है? जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और शामी साहब को बहुत बहुत सलाम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल जो है काफ़ी कशीदा है और ये कोविड जो है बड़ा रैम्पेंट हुआ है पूरे कराची शहर के अंदर। कोई हिस्सा नहीं है कराची का जहाँ पे आपको कोविड के मरीज ना मिल रहे हो। सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा लोड है पेशेंट्स का, और आज हमारी चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमने सबने अपने अपने प्रपोजल्स जो थे और दिए कि किस तरह बेड्स की एनहांसमेंट की जाए, क्योंकि इस वक्त अचानक से ये पीक आई है। और मैं इसकी बहुत बड़ी वजह ये समझती हूँ कि हमारे पास SOPs पर अमल दरामद लोग करना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं पता नहीं कोई मजाक हो रहा है या कोई और बात हो रही है। हुकूमत चाहे जितने अस्पताल बना ले, हुकूमत चाहे जितने HDUs ICUs क्रिएट कर ले, लेकिन जब तक आपने खुद ब खुद ये फितरी तौर पर आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि जी कोरोना एक चीज है जो इस दुनिया में पेंडेमिक आया हुआ है और इस वक्त एक अजीब सी कैफियत पूरी दुनिया पे छाई हुई है, तो आप उससे और फिर वैक्सीनेशन करने के लिए जब लोगों को बोला जाता है तो उसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है वो निकाल लेते हैं और समझते हैं कि कोई चिप लग जाएगा या इनफर्टिलिटी हो जाएगी लोगों को। तो ऐसा खुदारा बिल्कुल नहीं है। ये मजमे, जलसे, जुलूस, इन पर बिल्कुल इस वक्त पाबंदी होनी चाहिए। इस वक्त किसी किस्म की कांग्रीगेशंस, क्राउड कलेक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए और लोग अपने घरों में रहें ताकि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, और इस वक्त मास्क वगैरह जो है लगा के रखें ताकि लोग जो हैं प्रोटेक्टेड रहें। यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहबा, मैंने सोशल मीडिया पर आपका एक वॉइस मैसेज देखा और बड़ी शिद्दत के साथ आपने लोगों को उनके फ़राइज़ याद दिलाए थे और बड़ा उससे एक इस्तराब भी पैदा हुआ कि हालात किस हद तक ख़राब हैं। यानी 30% का मतलब ये है कि हर 4 में से 1 आदमी जो है वो इन्फेक्टेड है जिनके टेस्ट हो रहे हैं। तो ये आप बताइए कि ये जो वायरस है इस वक्त जो ताज़ा लहर है ये कितनी मोहलक है, यानी इसका ये जानलेवा भी हो सकती है क्या? जी शामी साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस वक्त ये बहुत रैपिडली इन्फेक्ट करने वाली वेव आई है। ये डेल्टा वायरस जो ज्यादातर इसमें पेशेंट्स जो हैं डेल्टा वायरस के हैं और 92% के करीब पेशेंट्स जो हैं डेल्टा वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जो कि इंडिया से आया गया वायरस है। तो अब मैं समझती हूँ कि ये एक तो इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है और बहुत रैपिडली लोगों को जल्दी एक घर में, यानी कि एक इंसान को हुआ तो बाकी बहुत सारे लोग घर में जो रहते हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी ये कि लोग क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे या कम लगवाई है, जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको भी ये वायरस हो रहा है या उनकी तादाद बहुत कम है? जी, उनकी तादाद है तो सही, लेकिन बहुत कम है। माइल्ड डिजीज उनको हुआ है। उनको जो सिवियर इलनेस है वो उनमें नहीं हुई और ना देखी गई है। बहुत ही कम परसेंटेज है जिसको के मॉडरेट इलनेस हुई है। तो वैक्सीन से प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है और अगर हमें इसकी हिफाजत समझनी चाहिए और हमारे लोगों को। डॉक्टर साहब, ये कराची में कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन?
देखिए मेरा ख्याल से आई कांट से एग्जैक्टली द फिगर, कासिम साहब से सर पूछ लेते हैं। कासिम सोमनू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी फरमाएं डॉक्टर साहब। जी हाँ जी। तो मैं समझ, मुझे पूरे कराची का डेटा या सिंध का तो नहीं एग्जैक्टली पता कि कितने लोग हुए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी वैक्सीनेशन सेंटर है, एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शायद लोगों में अब कुछ जज्बा आया है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए, लोगों को कहा कि आपकी तनख्वाहें रोक देंगे, और जब तनख्वाहें रोकने के लिए बात हुई तो फिर लोगों ने वैक्सीनेट कराना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब अलमिया तो यह है जो उलमाए कराम है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब दरगाहें खोल दी जाएं, जो ताजर हैं वो कह रहे हैं दुकानें खोल दी जाएं, जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और लोगों की सेहत पर और उनकी जिंदगी पर अपने अपने कारोबार कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है। शामी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे 100% से भी ज्यादा अग्री करती हूँ। इस वक्त अपने आप को छोड़ देना चाहिए। इस वक्त अपनी खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपने लोगों की खातिर ये इस वक्त ये कुर्बानी दे दें, इस दफा घर बैठ जाएं। और ये इस तरह ये छोटे छोटे लॉकडाउन करने से कुछ भी नहीं होने लगा। अब मेरा ख्याल में ये वो वक्त आ गया कि गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि 10 या 15 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करें, ताकि एक दफा ये प्लेटो आ जाए और ये वेव कम हो जाए इसकी शिद्दत, और उसके बाद ग्रेजुअली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को खोलें, एकदम से हर कुछ ना खोल दें। उसकी सिफारिश की है डॉक्टर साहब। साथ ही रहेगा कासिम सोमनू साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। कासिम साहब ये बताइए कि आपके यहाँ कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, कराची में भी और सिंध में भी? सर कराची के अंदर तो तकरीबन 22% हम ओवरऑल पूरे कराची डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 22% पॉपुलेशन पे हुई है, और रेस्ट ऑफ सिंध में क्लोज टू 12 से 13% है। लेकिन सर जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये पर्टिकुलर डॉक्टर सीमी ने बड़ी हद तक आपको बातें सारी बताई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने सबसे आखिर में की वो ये की है कि जो हमारे बहुत सारे लोग रिलीजियस स्कॉलर से लेकर जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन या जो इस वक्त भी हम अगर 1.5 साल के बाद ये बात नहीं सीख सके कि जी इस पे किसी किस्म का मिक्स मैसेज, किसी किस्म की सियासत, किसी किस्म का जो है वो एटीट्यूड जो पब्लिक हेल्थ को हैम्पर कर सकता है वो हमें नहीं दिखाना चाहिए। हमें हर तरफ से, हमारे एनसीओसी की तरफ से पूरी गाइडलाइंस हैं। हम सिंध गवर्नमेंट टास्क फोर्स हम हर हफ्ते बैठ के इस पर पूरा तज्जिया करते हैं। ये डॉक्टर्स जो कंसर्न है, सर आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त हमारे बहुत सारे अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब वो डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर वो डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर सकते, वो मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पे नहीं आ सकता। वो एक वेंटिलेटर का एक शख्स वो हर हॉस्पिटल में वो डेडिकेटेड जो है वो स्टाफ होता है। अगर वो नहीं आ सकता तो फिर इन मरीजों पे जो अब आज के दिन में सर हमने डॉक्टर सीमी भी हमारे साथ आप क्या मुकम्मल लॉकडाउन की बारे में गौर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम इस पे शदीद ये जितने हमारे डॉक्टर्स जितने एक्सपर्ट जो हमारे साथ बैठते हैं, इन तमाम की राय ये है कि हम जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे उस वक्त तक हम प्लेटो अचीव नहीं कर सकते। और जब तक ये नहीं करेंगे सर ये सर्ज इतना खतरनाक है, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बजा फरमाया कि ये अगर खुदा ना खास्ता एक शख्स को होता है तो उसके 15-18 अफराद वो साथ ही बैठे जितने भी होते हैं वो सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसी तरह से जिस तरह से लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम ट्रेड एसोसिएशन ने प्रॉमिस किए थे कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दें, हमने वैक्सीन सर टीमें भेजी, उनके घरों पे टीमें गई, उनके ऑफिस पे टीमें गई, उनके इंडस्ट्रीज पे टीमें गई, उनके दफातर में टीमें गई। कुछ लोगों ने उनके साथ मिसकंडक्ट भी किया व्हिच वाज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन हमारी फिर भी आज भी कोशिश है कि लोग प्रॉपर्ली वैक्सीनेट हों, प्रॉपर्ली एसओपीज को फॉलो करें, तब जाकर हम और आप ये बताएं कि ये इजाफा हो रहा है या रुक गया है? नहीं सर, अभी रुकने वाली बात तो तब होती ना जब हम किसी जो कांग्रीगेशंस को हम बंद करते, हम किसी किस्म की एक्टिविटीज को, अभी घरों में जो है वो हमने शादी हॉल्स को बंद किया है तो लोगों ने घरों में जो है वो उसी तरह से एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं। हम शॉप्स पे कह रहे हैं कि जी आप अगर शॉप पे हजूम मत लगाएं, आप 10 अफराद को अंदर लेके
वो शॉपिंग करें, उसके बाद दूसरे 10 अफराद को, लेकिन उसमें भी किसी किस्म की फॉलोअप नहीं रही। उस पर भी कल ताजिरों ने कहा कि जी हम हड़ताल करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे। हमने सीएम साहब ने आवाज नहीं आवाज आ रही ट्रेड एसोसिएशन उनके साथ एंगेजमेंट करें, जी तो उनके साथ भी एंगेजमेंट करें, ताकि हम जब तक हम इनके साथ बैठ के हम पूरे मामलात को समझें। ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू है, ये साइंस कहती है कि ये फैलता है, ये नुकसान करता है, इससे मोर्टेलिटी हो जाती है, लोग अपने प्यारों से जो है वो को खो देते हैं। तो हम खुदा न खासा इन सूरत हाल तक न जाएं। हम सर एक 5 रुपए का सर मास्क है, उस पे हम अगर वो अमल नहीं करते तो हम ये सोचें कि हम एक मरीज इस पे ये दूसरे सूबों तक ना फैले, उसके लिए क्या इकदाम कर रही है सिंध हुकूमत, क्योंकि इसका फैलाव बड़ा तेज है। एब्सोल्युटली सर, हाँ बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली हमने यही रिक्वेस्ट उस वक्त की थी, आज भी एनसीओसी तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि सर के नंबर 1 पे हमारे पास अब हर रोज सर दुनिया में मुख्तलिफ म्यूटेशंस हो रहे हैं। हम अपने दुनिया से म्यूटेशंस लेके इधर आ रहे हैं। हमारे पास तो इंडियन वेरिएंट नहीं था ना, हम कहीं से लेके आए, फिर हमारे पास लोकल स्प्रेड हुआ। इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, एनसीओसी भी इस पे बेड पे हमने इसको लिखा भी है, हमने डिस्कस भी किया है कि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को बंद करें ताकि ये स्प्रेड आप तक न जाए। हम ये इंशाल्लाह फ्राइडे को डिसाइड कर रहे हैं कि हम कराची को इस तरह से हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद करें ताकि ये स्प्रेड जो है वो सिंध के बाकी जो बड़े शहर हैं वहां तक न जाए। यकीनन पहुंच तो गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें ताकि फर्दर जो है वो इसका स्प्रेड वो वहाँ उन्हें रियासत तक न जाए। तालीमी इदारों के हवाले से क्या सिफारिशात आपने पेश की एनसीओसी को, क्योंकि वो यकम तक तालीमी इदारों के लिए हाँ हमारा कंसर्न ये कि हम अभी 31 तारीख तक हमारे बंद हैं, हम फिर उसको नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड करेंगे ताकि ये जब तक हम पूरा इसको कहीं जो है वो इसका स्प्रेड को या इसके ग्राफ उसको नीचे नहीं लेके आते उस वक्त तक ये खोलना जो है वो रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। और ऑक्सीजन की सिचुएशन के शामिल साहब एक आखिर इनसे जान लेते हैं कि उसके हवाले से क्या इकदाम किए। सबसे अहम जो चीज़ है वो ऑक्सीजन की फराहमी। हाँ बिल्कुल सर, जो हमने अपनी सारी कैपेसिटीज बढ़ा दी हैं ऑक्सीजन की, हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटीज बढ़ा दी हैं, हमारी जो है जहाँ नए समझ से अभी हम जो हमारे बेड्स और वेंटिलेटर्स ऐड कर रहे हैं उनके लिए भी हमने कैपेसिटीज जो है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल के लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एनसीओसी का भी कोऑपरेशन है, एनडीएमए की उन्होंने भी हमें सप्लाईज दिए हैं, हम उसमें कहीं कमी नहीं छोड़े। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है टू कंट्रोल। अगर ये ऐसा कंट्रोल इससे कंट्रोल हो सकता है तो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कंट्रोल कर लेते। कंट्रोल सर 5 रुपए के मास्क में है और थोड़ा सा दूर रहने में। ठीक है डॉक्टर सिमी जमाली साहब। जी सर शुक्रिया बस सर, ठीक है। डॉक्टर सिमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जना अस्पताल, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कासिम सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे साहब देखें, पहली बात तो यह है कि कराची जो है ना, इसमें ये कहाँ से आ रहा है? एयरपोर्ट, इसका मतलब है जो हवाई अड्डे हैं जो उनकी निगरानी नहीं हो रही, वहाँ चेकिंग नहीं हो रही, वहाँ लोग लेके ये वायरस आए वहाँ से। और दूसरी बात, कराची को काटना चाहिए दूसरे हिस्सों से मुल्क के, और आमदोरफ्त रोकनी चाहिए। रेलवे पे पाबंदी लगाएं, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, जहाज़ों पे पाबंदी लगाएं, यहाँ मुसाफिर ना आ सकें, जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया वो ट्रैवल ना कर सके। ये हंगामी बुनियादों पर ये इंतजामात करने होंगे, ये फैसले करने होंगे, वरना पूरा मुल्क जो है लपेट में आ जाएगा इसी शिद्दत के साथ। सारी दुनिया क्वारंटीन करवा रही है। लाजिम किया गया है कि अगर आपने हमारे मुल्क में आना है, अभी सऊदी अरेबिया की एग्जांपल ले लें कि किसी और जो उम्रे की इजाज़त दी जाएगी, पाकिस्तानी किसी और मुल्क में 15 दिन का क्वारंटीन करेंगे फिर जाएंगे। किसी मुल्क, हमारे मुल्क में क्वारंटीन नहीं लोगों को फिक्र है। यहाँ ताजर, यहाँ के उलमा, यहाँ के सियासतदान, यहाँ हर शख्स जो है उसको अपनी पड़ी हुई है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। बिल्कुल, कोई कहे दरगाहें खोल दी जाए, कोई कह रहा मस्जिदें खोल दी जाए, कोई कहे मजार खोल दिए जाए, कोई कहता है SOPs के जरिए से मजारों पे आप लोगों का रोक सकेंगे। कितना धोखा देते हैं ये लोग अपने आप को, अपने खुदा को और अपने ईमान को। बिल्कुल। जलसों के हवाले से शामिर साहब देखिए, हम इन सब से भी गिला कर रहे हैं। जो ताजिर कहते हैं मार्केटें खोल दें, सियासी जलसे कितने जलसे नहीं रुक रहे, जलसे रुके नहीं, कैंपेनें हो रही हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं,
तो इलेक्शन रोक देना चाहिए इस मौके पे। अब क्या हो, तो अब तो हो गया, आप क्या रोकेंगे? आप जब मुकम्मल लॉकडाउन लगाएंगे ज़रा, फिर इलेक्शन को हमें बार रोक देना चाहिए। इलेक्शन कौन सा, कब फौरी हो रहा है? अब बिल्कुल, अभी जो मौजूदा आज की बात हाँ जी, बहरहाल इस्लामाबाद की शमी साहब आप जिक्र कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में आज वहाँ बारिश हो गई है, बारिश हुई और बारिश पानी खड़ा हो गया है, पिंडी डूब रहा है, इस्लामाबाद डूब रहा है, फौज बुलानी पड़ी है। बिल्कुल, फौज ने आके लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये हम बात करते हैं, जब भी यानी सिविल अदारे ये करते क्या है, हमें हर वक्त हंगामी तौर पर फौज बुलानी पड़ती है, हर खिदमत के लिए फौज तैयार होती है। बारिश हो जाए तो फौज, सैलाब आ जाए तो फौज, जलजला आ जाए तो फौज, आंधी चल जाए तो फौज, तूफान आ जाए तो फौज। तो भाई ये सिविल अदारे भाड़ झोंक रहे हैं क्या? 2 कीमती जानें आज चली गई, माँ और बेटा बेसमेंट पानी भरने से जाँ बहक हो गए। तो इसमें जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है CDA, उसकी भी नाअहली है। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने नाअहली के हवाले से भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब इसकी भी 90 दिन के अंदर जो है इसका काम जो सारा वो हम कर लेंगे, सफाई कर लेंगे इसकी। पता तो नहीं पहले क्यों नहीं ख्याल आता था इसके? यही तो रोना है, ये जब तबाही आ जाती है फिर ख्याल आता है, और जब चली जाती है फिर ख्याल भूल जाता है। हम कोई लंबी मंसूबाबंदी करते नहीं हैं और उस तरह काम करते नहीं हैं। अब आप देखिए, नाले बंद हैं, सीवरेज का निज़ाम, अब एक जगह जहां एक प्लॉट था वहां आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं, वहां सैकड़ों अफराद रह रहे हैं, और सीवरेज आपका उसी तरह का है, वो पुराना है, अंधाधुंध काम हो रहा है आंखें बंद करके। और हमारी सड़कें देख लें आप, दिन रात लोग मरते हैं, हादसे होते हैं, हजारों अफराद हर साल नजर हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं। मजाल किसी के कान पे जू रेंगे? ना वजीर आजम, ना वजीर आला, ना सदर, ना कुछ चीफ जस्टिस, ना कुछ सुओ मोटो, लोग मरते चले जा रहे हैं, कोई उफ तक नहीं करता। ट्रांसपोर्ट को देखो, ड्राइवरों को देखो, मोटरसाइकिलों को देखो, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, कोई गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है, मोटरसाइकिल आ रहे हैं उस पे बैठे हुए, एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग बैठे हुए हैं, 5-5 लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कार बनाया हुआ है, उन्हें टैक्सी बनाया हुआ है। कोई, मैं तो हैरान हूं, ये क्या होगा? कौन सुनेगा फरियाद हमारी? किसी हर एक ने कानों में रुई ठोंस रखी है। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं? अंधे हैं सारे आंखों के। बिल्कुल। शमी साहब, आपको याद होगा जब सिंध में, कराची में बारिश में ही पानी आया तो जो बहुत सारे हमारे हुकूमती जो ओहदेदार थे उन्होंने कहा कि मजाक उड़ाया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बारिश होती है तो पानी आता है। हम हर चीज़ पे सियासत कर रहे हैं। ओ भाई, हर अपना काम नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे बस। ठीक है, बहरहाल शमी साहब अब ब्रेक ही जाने पड़ते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद कुछ बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं, कुछ अहम मामला हैं, उनके ऊपर भी बात करना। नाज़िम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम है नाज़रीन। अब बात करेंगे सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा से कई अहम मुलाकातें की हैं। इस पर मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या अहम बातें हुई। लेकिन सर, उनसे रब्ता किया जा रहा है, कितने अहम होते हैं ये दौरे और किस तरह पाकिस्तान इन दौरों से फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, दौरे तो हैं, ये तो एक तबादला ख्याल जो है उसका एक अमल है जो जारी रहता है दोस्त मुल्कों के दरमियान। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान क्योंकि बहुत ख़ुसूसी ताल्लुकात हैं और बड़े गहरे रिश्ते हैं, और सऊदी कुछ न कुछ शक्ल-रंजी पैदा हुई थी, वो रफ़ा हो गई, और अब एक नए सिरे से फिर पुरानी मोहब्बत जो है वो अपना इजहार कर रही है। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो आए हैं उससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको तक़वियत भी मिली है, और आगे जो यानी आगे बढ़ने का रास्ता है, कैसे मंसूबे बनेंगे, कैसे सऊदी को इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे पाकिस्तानी जो हैं कंट्रीब्यूट कर सकेंगे सऊदी अरब की तामीर में और तरक्की में, और जो नया शहर वहाँ बसाया जा रहा है उसमें किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वहाँ जा सकेंगे। तो ये एक बड़े मौज़ूआत हैं जो बाहमी दिलचस्पी के हैं, और इस पर और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दफ़ाई ताउन भी है। पाकिस्तान के जो सऊदी फ़ौजी हैं
उनकी तरबियत भी पाकिस्तान में होती है, ट्रेनिंग भी होती है, तो हमारा बरसों से उनके साथ दिफाई मुआहदा भी है। तो सऊदी अरब ने अभी यकीन दिलाया, जो अभी गुफ्तगू हुई है कश्मीर के मामले में भी और अफगानिस्तान के मामले में भी तबादला ख्याल हुआ, पाकिस्तान को सपोर्ट किया और सपोर्ट किया पाकिस्तान को। आम तौर पर खारजा पॉलिसी के मामलात में सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है हम आवाज़ रहे हैं। बिल्कुल दुनिया में उन्होंने मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं, खा वो अब कोई अरब मसला हो, खा इस्लामी मुल्कों का मसला हो, खा आलमी सतह पे जो कशमकश जारी रहती है मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान वो दरपेश हो, या इस खित्ते का जनूबी एशिया का मामला हो, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ निभाया है। ठीक है, और टेस्टेड दोस्त हैं बरसों के। मौलाना साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, कैसे है दौरा, कैसा रहा? और माशाल्लाह आपने इस्तकबाल किया वज़ीर ख़ारजा का, और आपका भी नक्श जो है वो हमें जगह जगह नज़र आया, नक्श कदम। तो क्या देखा आपने और क्या नतीजा निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत कामयाब दौरा रहा। और जैसा कि कल खुद सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा कि हमारे माजी से ताल्लुकात बहुत बेहतर है और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जितने भी मसाइल हैं, खा वो अफगानिस्तान का मसला है, फ़लस्तीन का है, कश्मीर का है, इस सारे मामलात पर बात हुई। फिर उसके बाद जो हमारा आपस में तिजारती, मुआशी, इक़्तिसादी मसाइल हैं, उनमें दरअसल उनके दौरे का एक बुनियादी मकसद था जिसका इजहार उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी किया और बाकी जगहों पे भी, कि हम अपने जो मुआहदात हैं हमारे, खा वो ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सऊदी अरब है, खा वो इन्वेस्टमेंट के हैं, अब उनको अमली शक्ल दें और उसको बाकायदा जो है डे टू डे की बुनियाद के ऊपर देखा जाए कि कोई रुकावट कहाँ है, उसको दूर किया जाए, ताकि मगर मौलाना ये जो अमली शक्ल देने में तो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी कमज़ोर वाक़ हुई है, कछुए की चाल चलती है। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन आपके इल्म में होगा शामी साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इन चीज़ों को, इन तमाम मुआहदात को जो हमारे सऊदी अरब या दीगर ममालिक के साथ हैं या जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं उनके मसाइल हैं, उनको अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देखते हैं और हर हफ्ते या 10 दिन के बाद उस पर रिपोर्ट लेते हैं। लिहाजा आप वो जो कछुए की चाल वाले हैं उन्हें इमरान खान साहब की चाल के साथ चलना पड़ेगा, वगरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मुआहदात पड़े हुए हैं और ये चीजें दूसरे ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना, पाकिस्तान के साथ आगे भी जाना, तो उसमें बिलावजह रुकावटें जो है इंशाल्लाह उसको खत्म करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह 2 से 3 माह में बहुत सारी सऊदी अरब भी नहीं बाकी ममालिक के साथ भी हमारे जो चीजों में तो जो है आपकी बरकत जो है वो भी कुछ शामिल हाल हो गई है। बस आप दुआ करें, आपकी दुआओं से, चूंकि हम आपके शागिर्द हैं तो आपसे जो सीखा है उसको नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी जनाब, हम तो आपको उस्ताद समझते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी शामी साहब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। अब चले कहाँ? सियालकोट। सियालकोट चलते हैं। ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, इंतखाब PP38 का। हमारे जनाब जब माहिर अमूरे इंतखाबात जो हैं हमारे हबीब अकरम साहब बताने वाले हमारे सामने मौजूद हैं, पेशगी नतीज भी बताते हैं, मौके की जो सूरत हाल है वो भी बताते हैं, तो इन्हीं से मालूम कर लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया हो चुके हैं अब तो माशाल्लाह। ये हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी उम्र भी पूछ रहे थे शामी साहब ब्रेक में, और पूछ रहे थे इतना सफ़र आप कैसे कर लेते हैं, पहले तो इसका भी जवाब दे दें। तो मैं शामी साहब के नक्शे अभी तो जवान है ये माशाल्लाह, अभी तो बहुत करना है इन्होंने काम इंशाल्लाह। मगर क्या खूब, क्या तकरीर की लज्जत है इनकी, क्या तहरीर की लज्जत है। मैं तो बस इनको पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और झूमता रहता हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शामी साहब। सियालकोट में क्या हो रहा है सर? शाम साहब सियालकोट में जो इस वक्त इलेक्शन है, ये कल भी मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके एक चीज़ का एहसास हुआ कि काफ़ी नेक टू नेक वहाँ पे इलेक्शन। तारिक सुबहानी जो हैं जी, ये जो मरहूम हमारे थे खुश अख्तर साहब, जी, उनके भाई हैं जी, तो वरियो साहब के बेटे, वरियो साहब के बेटे
शाम साहब, इनके ये तो एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड खानदान है उस इलाके में, वरियो खानदान के बरसों की हुक्मरानी है, जीतते आ रहे हैं और वहाँ पे कोई भी इनके मुकाबले में उस तरह रंग नहीं जमा पाया। लेकिन एहसन सलीम बरियार अगरचे एक आप इस यूँ कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डार्क हॉर्स थे, यानी पहले इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, असल में इनके चचा थे जो उम्मीदवार बने थे और वो भी खुद चुके वहाँ पे एक इत्तेहाद की सी कैफियत है, यहाँ भी जिस तरह पंजाब में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर तो ये काफ लीग से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने इनको प्लेट में रखकर पेश कर दिया, बिल्कुल ऐसा पीटीआई को पेश कर दिया। तो जब उनके कागजात मुस्तरद हो गए बवजह दोहरी शरीयत के, तो फिर एहसन सलीम साहब के चचा के तो ये भतीजे जो हैं ये बिजनेसमैन है जी, ये भी बिजनेसमैन है, तो ये पूरी फैमिली ही बिजनेसमैन है। तो इसमें फिर एहसन सलीम साहब के नाम जब कुराए फाल निकला तो इब्तदाई तौर पे तो आप अगर आज से 1 महीना पहले करें तो 1 महीना पहले तो आप सेफली कह सकते थे कि एहसन सलीम बरियार साहब किसी भी कहीं मुकाबले में आपको नज़र नहीं आ रहे थे वरियो ख़ानदान के मुकाबले में। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काफ़ी काम किया और इन्हें जो एक एज मिल गया वो शामी साहब ये हुआ कि जो 25 तारीख को कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो इनका जो हलका है उसका एक हिस्सा जो है वो बेसिकली जम्मू की तरफ जाता है, उसका नाम भी जम्मू रोड ही है। तो जम्मू रोड के गिरदोनवा में काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो जम्मू से दरअसल हिजरत करके सियालकोट में मुकीम है, तो वो इनका हलका इंतखाब भी है। तो जहाँ की पेशकश इस्माइल गुज्जर साहब थे, नहीं ये इस्माइल पेशकश नहीं, इनकी हामिद रजा साहब थे। अच्छा, नहीं कश्मीर थे जी, कश्मीरी। जो इस्माइल गुज्जर हैं जी वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जी, वो गुजरावाला जी। अच्छा, जिन्होंने ये कहा कि मैं शिकायत लगाऊंगा जाके इंडिया को। मैं तो हैरान हूँ, मुस्लिम लीग नून में इस तरह के नमूने जो हैं उनको टिकट कैसे दिया गया और उनका अब तो शोकाज नोटिस जारी किया गया। मेरा ख्याल उनको पार्सल करके रवाना कर देना चाहिए। रवाना किधर करना चाहिए? इंडिया बॉर्डर से क्रॉस करवा दें। तो शाह साहब वहाँ पे इन्होंने चूंकि काफ़ी कैंपेन चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस नशिस्त पे फतह हासिल हो गई, तो अपने वोटर से फिर इनका राब्ता जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया। दूसरी इस वक्त एक अहम चीज़ है वो है बैंड वैगन इफेक्ट, जो कश्मीर में हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में उसके असरात वसाइल भी है माशाल्लाह, और फिर वसाइल भी हैं और उनका काफ़ी बड़े पैमाने पे और इफेक्टिवली स्मार्टली इस्तेमाल भी है जी। वसाइल तो दूसरी तरफ भी हैं लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं है। तो इस वजह से वो इस्तेमाल कर करके थक भी तो चुके होंगे ना। हाँ, आप यूँ कह लीजिए बरसों से यही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद अब इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो कल की जो हमारी तवक्कुआत थथी वो तकरीबन उसी के बराबर है। अब तक जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिजल्ट्स दे रही है वो है कि 70 पोलिंग स्टेशन से अब तक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 165 हैं टोटल। तो उसमें शामी साहब ने 3924 वोटों की एहसन सलीम बरियार साहब को बर्तरी हासिल है अब तक। और कितने पोलिंग स्टेशन बाकी हैं? और अब तो यानी अगर आपसे थोड़ी देर पहले तक देखें तो ये 95 यानी 165 के पोलिंग स्टेशन, तो अब 95 बाकी रह गए हैं। तो उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। कुछ भी नतीजा निकल सकता है शाम साहब, चंद वोटों से इधर उधर हो सकता है। इतना थिन जो मार्जिन होता है शाम साहब, उसमें एक्चुअली उम्मीदवार की एक आज के दिन की जो परफॉर्मेंस है और उसकी टीम की वो बहुत मैटर करती है कि वो कितने लोगों को ले जाता है अपने पोलिंग स्टेशन तक। तो आज चूँकि बारिश भी रही और वहाँ पे सड़कों की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं और गाड़ियों का अरेंजमेंट भी, तो उसमें अगर देखा जाए तो कुछ इलेक्शन मशीन जो है वो कुछ पीटीआई की भी इम्प्रूव हुई है, यानी ऐसा नहीं है। अगर मैं देख रहा था हबीब साहब, ये जो पिछला इलेक्शन था उसमें 57,636 वोट थे मुस्लिम लीग नून के जी, और 40,573 वोट थे पीटीआई के। अगरचे ये बरियार साहब नहीं थे उम्मीदवार और था जी, लेकिन 40,000 से जायद वोट उसने लिए थे। बिल्कुल ऐसा तो मतलब यह है कि पीटीआई की जड़ें इस हल्के में मौजूद हैं जी। शाम साहब जड़ें तो मौजूद हैं लेकिन उसके साथ फिर 3 साल की परफॉर्मेंस भी है, यानी उससे भी जो शिकवे शिकायतें पैदा हुई हैं उससे भी जड़ें कटती हैं, तो लिहाजा वो वाला मामला भी है। लेकिन जड़ें जो है ना जी, ये कटती भी रहती हैं, बढ़ती भी रहती। लेकिन इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार, आप उसे कहें कि एक अच्छी पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया कि उसने इस हल्के में पैदा होने वाले जितने भी इख्तलाफात थे, जैसे ये साबिक उम्मीदवार जिन्होंने 40,000 वोट लिए थे वो भी खड़े हो गए
अब तो उनको बिठाया, जो उनको बिठाया गया और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी यानी उन्हें काफ़ी यानी आइंदा का कुछ मुस्तकबिल रोशन दिखाया गया और कुछ नकद भी, यानी कहने का मतलब कुछ पार्टी के अंदर एडजस्टमेंट जो भी हुआ जी पार्टी के अंदर तालीफ कल्ब के लिए जी, तालीफ कल्ब उनकी भी। मगर वो जो हमारी बहन है फिरदौस आशिक अवान जी, वो तो जाना चाहती थी ना, इस्तीफा दिया था उन्होंने कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन पार्टी तो वजीर आजम ने खतरा मोल नहीं लिया, उनको जाने नहीं दिया जी। उसकी वजह यह है कि जो ऊपर वाला हल्का था यानी जो NA है इसके ऊपर, वहां से फिरदौस आशिक अवान साहिबा वहीं से जीती और फिर वहीं से हारती चली आ रही हैं। छोटी जमातों को वोट भी मैटर करता है। TLP ने 8000 वोट भी लिया था TLP का, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अगर आप एक और उम्मीदवार इसमें देखें तो उसने 12000 वोट भी लिए थे इंडिपेंडेंटली। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं है, अगरचे पाकिस्तान जो TLP का कुछ फैक्टर है लेकिन वो ना तो इतना ताकतवर है जितना 2018 में नज़र आ रहा था, तो लिहाजा उसके अगर कोई फ़वाइद हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके फ़वाइद। अजीब बात नहीं है कि एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कोई भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। जी शाम साहब, ये पाकिस्तान की अगर आप 2018 की भी इलेक्शन उठा के देखें तो बहुत ही कम आज़ाद उम्मीदवार है। यानी एक सूरत हाल जब हम 90s में देखा करते थे 34, 35, 40 आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। तो ये सूरत हाल है। अब मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी देर तक अब फाइनल हो जाएगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसमें PTI को थोड़ा सा एज हासिल है। अच्छा, आज कोई धुंध का फैक्टर तो नहीं? बारिश, आपने कहा बारिश है, नून लीग जो इल्ज़ाम लगाती है कि पहले अगर मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त हारती है जी तो ये बड़ा सेटबैक होगा। जी शाम साहब, इसी इलाके में डस्का यानी NA 75 जो था उसका कितना बड़ा मसला बना और किस अंदाज से वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कुछ हाई हैंडेडनेस देखने में आई। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है, अगरचे तनाव काफ़ी है और जब इतने थिन मार्जिन हों, पार्टियाँ दोनों तरफ से तगड़ी हों, उतनी शिकायत पैदा नहीं, उतनी शिकायत, पोलिंग पुरअमन हुई और दोनों पार्टियों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया कि बजाय इसके कि गालम गलोच हो या कहीं पे हम रुकवाएं पोलिंग किसी को दूसरे को हराने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया, और इसमें अलबत्ता एक और बात भी शाम साहब, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी दाद देनी चाहिए। जो मेरी मालूमात ये हैं कि वहाँ पे हुकूमत के एक अंदर से किसी ने दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के जो सिविल ऑफिसर्स थे यानी एक सिविल ऑफिसर उन्होंने कबूल नहीं किया और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस हल्के में कुछ भी हुआ तो फिर जिम्मेदारी जो है वो मैं वहीं पे उसका फैसला। तो ये तो गुजरांवाला डिवीजन है ना जी, गुजरांवाला। तो वहाँ के तो कमिश्नर साहब का कुत्ता गुम हो चुका है जी, उसको तलाश का हो सकता है ज्यादा मसरूफियत उस कुत्ते की तलाश में लगी हुई है। खामोशी, अब ऐलानात रुक गए हैं, या तो कुत्ता मिल गया है या तो मीडिया में खबर आ गई इसकी वजह से। अभी तो कुत्ता हो रही है। लेकिन बहरहाल PTI जो है वो भी पंजाबी मुहावरे में डोले दिखा रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मजमूई तौर पर शाम साहब आप देख रहे हैं कि जब खुद PTI ने जब अपना एनालिसिस किया था तो NA 75 में उन्होंने बताया था कि हमारे वोट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह वजीराबाद का जो इलेक्शन था, जो एक सूबाई असम्बली का था, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2018 के मुकाबले में वहाँ पर भी वोटों में जो इख्तियार में जब आते हैं जी तो वोट बच्चे भी देते हैं। ठीक है, जब तो बस ब्रेक पे जाने से पहले कमेंट कर दीजिएगा, क्या इस हल्के की जीत मैटर करती है? इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैटर इस लिहाज से नहीं करती कि हुकूमत तो ज़ेरो ज़बर नहीं होगी ना, लेकिन एक अगर PTI जो है वो अपनी ताकत दिखाती तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और जो यानी बरसों की जीती हुई नशिस्त जो है यानी ये नस्ल दर नस्ल जो जीती हुई नशिस्त है, अगर वहाँ चैलेंज दरपेश हो जाता है तो फिर गौर तो करना पड़ेगा ना मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, हरीफ जो है उसको कमज़ोर न समझे, हरीफ को कमज़ोर ना समझे। ठीक है जी, नताए जो हैं वो जब आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि मैदान ये किसने मारा। नाज़रीन, वापस इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र से आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खबर की दुनिया।